नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोगों से लड़ना? किससे लड़ना? लक्ष्य ने पूछा। पूछने की जरूरत ही क्या है, मेरे आदर्श? जाहिर है ये तो उन पुराने छात्रों के साथ ही होगा। एंट नेस्ट में बहुत सारे लोग हैं। जब मैं गया था तब वहां लगभग 100 लोग थे। इतने सारे लोग? क्या वे सब चींटियों के घोंसले के आसपास जमा हुए हैं? हाँ, वे सब वहां एकत्रित हैं और सभी इस बात पर सहमत हैं कि जब तारा क्रिस्टल परिपक्व हो जाएंगे तभी उच्च पदस्थ लोग उन्हें तोड़ने के पात्र होंगे। यदि वे असफल होते हैं तो उनके बाद वालों की बारी आएगी। लक्ष्य और मीना दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। यह व्यावहारिक लग रहा था, लेकिन इसे लागू करना निश्चित रूप से मुश्किल होगा। उदाहरण के लिए, प्राथमिकता क्रम। इसे कैसे व्यवस्थित किया जाए, यह कहना कठिन होगा। प्राथमिकता का क्रम सीधा साधा है। जिस समूह का प्रभाव और शक्ति अधिक होगी उसे पहला स्थान मिलेगा। इसीलिए हमें और लोगों की, विशेषकर विशेषज्ञों की आवश्यकता है। उस समय शायद दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा होगी। प्रतिस्पर्धा का तरीका अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। समय आने पर पता चल जाएगा। लक्ष्य ने और कोई सवाल नहीं पूछा। इस समूह में जियान के होने से उसे एक विशेषज्ञ माना जाता था, इसलिए उन्हें अभी भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना चाहिए था। जियान और उनके 8 साथियों के साथ साथ लक्ष्य और मीना को मिलाकर कुल 10 लोग थे। समूह ने तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी दिन पश्चिमी जंगल में गहराई तक प्रवेश किया। रास्ते में जब भी उनका सामना विकृत कीड़ों से होता, जियान उन्हें मार डालता था। लक्ष्य और मीना ने भी इन लोगों के साथ अच्छा सहयोग किया। संख्या बल के कारण उन्हें रास्ते में किसी भी प्रकार के मजबूत प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। शाम ढलते ढलते मीनाक्षी ने उन्हें बताया कि अभी भी उन्हें लगभग आधे दिन का सफर तय करना है और आज पैदल चलना जारी रखने के लिए बहुत देर हो चुकी है। समूह एक सुरक्षित स्थान पर रुक गया और विश्राम करने की तैयारी करने लगा। आराम करने से पहले जियान समेत सभी ने चुपके से लक्ष्य और मीना की तरफ देखा। वे मूर्ख नहीं थे। मीना की कुछ हद तक सोची समझी हरकतों ने भी उन्हें शकी बना दिया था। लोगों में गपशप करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और वे सोचने लगे कि क्या मीना और लक्ष्य के बीच वाकई कुछ चल रहा है। आखिरकार उनके लिए यह बात अभी भी कुछ हद तक अविश्वसनीय थी कि मीना जैसी लड़की इतनी आसानी से किसी के प्यार में पड़ जाएगी। अगर वे दोनों सचमुच एक दूसरे के साथ होते तो आज रात उनका साथ होना स्वाभाविक होता। अगर यह सब झूठ होता तो तुरंत ही इसका पर्दाफाश हो जाता। सोने की व्यवस्था काफी अनोखी थी। चुनी गई जगह एक लंबी, खाई जैसी पेड़ की खोखली जगह थी, इसलिए सामान बिछाने के बाद वो एक लंबे बिस्तर जैसी लग रही थी। 10 लोगों के बीच की दूरी लगभग बराबर थी। योद्धा एक एक करके लेट गए और अंत में मीना और लक्ष्य के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी। एक लड़की होने के नाते मीना इस समय कहीं और रहने का सुझाव दे सकती थी, लेकिन इससे लोग शक करने लगते और टीम के साथियों के रूप में वे एकजुट भी नहीं दिखते। जब लक्ष्य अभी भी हिचकिचा रहा था, तभी मीना बिल्कुल किनारे पर लेट गई और लक्ष्य से बोली, जल्दी आराम करो, हमें अभी भी यात्रा करनी है। लक्ष्य ने सिर हिलाया और मीना के बगल में लेट गया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि बाकी सब लोग उस पर ध्यान दे रहे थे, मानो उनके कान खरगोश से भी लंबे हों। अगर वे दोनों ऐसे ही लेटे रहते तो शायद उनका रिश्ता बनावटी होता। भला कौन सा जोड़ा एक दूसरे के प्रति इतना सम्मानजनक व्यवहार करेगा? इन 8 लोगों में से सभी नहीं, लेकिन कम से कम 5 लोग मीना को पसंद करते थे या उनके बारे में कुछ न कुछ सोचते थे। अब जब उन्हें मीना के साथ यात्रा करने का मौका मिला है, अगर लक्ष्य और मीना का रिश्ता नहीं भी चलता
तो शायद कल कोई मीना को अपना दीवाना बना ले। लक्ष्य के शांत होते ही मीना ने फिर बोलना शुरू कर दिया। मुझे हमेशा की तरह गोद में लेकर सुला दो। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन देर रात के इस समय में उसके शब्द दूसरों पर अचानक बिजली गिरने की तरह लगे। तुरंत ही जियान समेत 4-5 लोगों को एक साथ खांसी आने लगी, और मीनाक्षी की खांसी तो और भी ज्यादा बढ़ गई, मानो वो अपने फेफड़े ही बाहर निकाल रहा हो। एक मनमोहक खुशबू पास आई और मीना का कोमल सुगंधित शरीर लक्ष्य की बाहों में सिमट गया। उसका सिर लक्ष्य के कंधे पर टिका था और उसने धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मुझे थाम लो। लक्ष्य ने हाथ बढ़ाकर मीना को अपनी बाहों में भर लिया। उनकी बाहें आपस में गुंथी हुई थी। उनके चेहरे एक दूसरे से छू रहे थे। उनके सिर एक दूसरे के करीब थे और सुगंधित गर्माहट की लहरें लक्ष्य के चेहरे पर फैल रही थी। उसे मीना के कोमल चिकने गालों की तीव्र गर्मी महसूस हुई। लक्ष्य ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, अपने आलिंगन को थोड़ा और कस लिया और इस बेहद खूबसूरत लड़की को कसकर पकड़ लिया। मैं अच्छा काम कर रहा हूं। मैं उसकी समस्याओं को हल करने में मदद कर रहा हूं। मैं अच्छा काम कर रहा हूं। लक्ष्य ने अपने कार्यों के लिए बहाना ढूंढ लिया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, लक्ष्य की एक तरफ मीना थी और दूसरी तरफ टूटे दिलों का एक समूह था। अगली सुबह सभी लोग उठे, सादा भोजन किया और अपनी यात्रा जारी रखी। मीना अब भी लक्ष्य के पीछे पीछे चल रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला था। ऐसा लग रहा था मानो उसने दूसरों के सामने अंत तक लक्ष्य की प्रेमिका की भूमिका निभाने का पक्का इरादा कर लिया हो। और कल की घटना बेहद कारगर साबित हुई। बाकी योद्धाओं में से किसी ने भी मीना को परेशान नहीं किया। आखिर वे दोनों एक दूसरे के साथ थे और दखलंदाजी करने का नतीजा अच्छा नहीं होता। कोई भी ऐसा करने को तैयार नहीं था। दोपहर होते होते उन्हें एक बड़ी शाखा मिली जो उनका रास्ता रोक रही थी। मीनाक्षी ने सबको याद दिलाया कि वे लगभग मंजिल पर पहुंच चुके हैं। लोग शाखा के ऊपर चढ़ गए और उनके सामने का दृश्य अचानक स्पष्ट और बेहद चौंकाने वाला था। कई हजार मीटर के दायरे में सूखी शाखाओं का एक विशाल क्षेत्र था, जहां मुरझाई हुई शाखाएं और गिरे हुए पत्ते पहाड़ों की तरह ढेर हो गए थे। सैकड़ों मीटर ऊपर हरे पत्तों ने छतरी की तरह सब कुछ ढक रखा था। बीच में अनगिनत उड़ने वाली चींटियां टिड्डियों के झुंड से भी अधिक घनी थी। प्रत्येक लगभग 2 मीटर लंबी, हर जगह घनी तरह से भरी हुई थी। और सूखी शाखाओं के उन ढेरों के ऊपर भारी संख्या में चींटियां ऊपर नीचे रेंग रही थी। ये सभी चींटियां पीली थी, जिनमें से अधिकतर 2 या 3 मीटर लंबी थी और तेजी से चल रही थी। कभी कभी विशालकाय सैनिक चींटियां प्रकट होती, अपने एंटीना ऊपर उठाती। उनके विशाल पंजे भयानक रूप से घातक होते और दूर से आने वाले आक्रमणकारियों को अपनी ताकत का अंदाजा लगाने की चेतावनी देते। और चींटियों के इस घोंसले के ऊपर, जो एक छोटे पहाड़ जैसा था, प्रकाश की कई चमक भी दिखाई दे रही थी। सूखी शाखाओं के ढेरों के बीच कभी कभी हरे भरे पेड़ के तने भी दिखाई देते थे। हर जीवित शाखा अत्यधिक ऊर्जा अवशोषित कर लेने के कारण खिल उठती थी और तारा क्रिस्टल का निर्माण करती थी। लक्ष्य के कोण से वे पहाड़ का केवल एक कोना ही देख सकते थे, लेकिन फिर भी वहां 1 दर्जन से अधिक चमकते हुए धब्बे थे। वाह! क्या ये धूमकेतु के क्रिस्टल हैं? हां, ये सचमुच धूमकेतु क्रिस्टल है। मैंने पहली बार तारा क्रिस्टल देखे हैं। अरे, उधर फिर देखो। जो पहले ही गोलाकार हो चुका है, वो सैटेलाइट क्रिस्टल है। वही असली चीज है। और उधर पीले भूरे रंग के प्रभामंडल वाला, वो शायद एक प्लैनेट क्रिस्टल हो सकता है। मैंने भी इसे पहली बार देखा है। लक्ष्य भी चारों ओर देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। इस छोटे से पहाड़ पर तारा क्रिस्टलों की संख्या बहुत अधिक थी। हालांकि लक्ष्य और उसके साथियों का रास्ता गलत लग रहा था। इस छोटे पहाड़ तक पहुंचने के लिए उन्हें न केवल सूखी शाखाओं वाले क्षेत्र से होकर गुजरना था,
बल्कि एक खुले मैदान को भी पार करना था। अनुमान था कि तारा क्रिस्टलों के पास पहुंचने से पहले ही चींटियां उन्हें खाकर राख कर देंगी। इसके अलावा रास्ते में कई शाखाएं और पत्तियां रुकावट डाल रही थी। इतनी दूरी पर अगर लक्ष्य गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल भी करता तो भी स्टार क्रिस्टल शायद अवशोषित नहीं होते। सूखी शाखाओं और पत्तियों का बड़ा ढेर तो निश्चित रूप से अवशोषित हो जाता और उड़ने वाली चींटियों की संख्या तो और भी अधिक होती। इसलिए यहां गुरुत्वाकर्षण का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण अभी तक इतना सटीक नहीं था कि सूखी शाखाओं के ढेर से एक छोटे से स्टार क्रिस्टल को सटीक रूप से अवशोषित कर सके। हम पार कैसे जाएंगे? हमें तो क्रिस्टल भी नहीं मिल रहे हैं। मीनाक्षी ने दूर इशारा करते हुए कहा, एक रास्ता है। इस पूरे चींटी के घोंसले में से केवल वे कुछ उभरी हुई शाखाएं ही घोंसले के सबसे करीब है, और वहां एक अजीब फूल है जिसके पास चींटियां जाना पसंद नहीं करती। वहां से नीचे उतरना ही स्टार क्रिस्टल प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है। जियान ने अपने हाथों से अपनी आंखों को ढक लिया और उधर देखा। वहीं पर योद्धा भी इकट्ठा होते हैं, है ना? बेशक, इसीलिए तो हम यहां आए हैं। ठीक है, जब हम यहां ही, तो इसका भरपूर फायदा उठाएं। चलिए चलते हैं। जियान सबसे आगे चल रहा था। उसके पीछे लक्ष्य, मीना और अन्य लोग थे जो मीनाक्षी द्वारा बताए गए स्थान की ओर बढ़ रहे थे। वे पूरे आधे घंटे तक चलते रहे और अंत में घूमकर इस स्थान पर पहुंचे। ये एक विशाल, ऊपर की ओर झुका हुआ पेड़ का तना था। लोग इस पर ऐसे चढ़ते थे जैसे पहाड़ पर चढ़ रहे हों। लगभग 1000 मीटर की दूरी तय करते हुए अंत में इस लंबी यात्रा के अंत तक पहुंचते थे। एक अपेक्षाकृत खुले क्षेत्र में एक छोटा सा तालाब भी था और तालाब के आसपास 100 से अधिक लोग मौजूद थे। तालाब के सामने 3 शाखाएं आगे की ओर फैली हुई थी। इन तीनों शाखाओं के सिरे चींटियों के घोंसले के सबसे नजदीक थे। केवल वहीं से नीचे उतरकर ही चींटियों के घोंसले तक सबसे जल्दी और अपेक्षाकृत सुरक्षित रूप से पहुंचा जा सकता था, जिससे स्टार क्रिस्टल प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती थी। जैसे ही लक्ष्य का समूह आगे बढ़ा, मुंह में घास का एक तिनका लिए एक आदमी खड़ा हो गया। अरे वाह, इतने सारे लोग एक साथ आ गए। लगता है आप सब नए छात्र हैं। मीनाक्षी जल्दी से पास आया और बोला, भाई गगन, क्या आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं? मैं कुछ दिन पहले यहां आया था। अरे, तुम हो बच्चे। क्या तुम्हें कोई साथी मिल गया है जो आकर इलाके पर कब्जा करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेगा? इस पर जियान ने आगे बढ़कर कहा, चूंकि हम यहां हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें प्रतिस्पर्धा करनी होगी। अन्यथा अन्य वन्य क्षेत्रों में धीरे धीरे जाल बिछाना बेहतर होगा। बिल्कुल सही कहा, आप में वाकई हिम्मत है। भाई गगन ने सहमति में सिर हिलाया और सब पर एक नजर डाली। नए छात्रों का ये बैच बुरा नहीं है। ये सभी काफी मजबूत लगते हैं। अरे वाह, ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है और ये युवक भी काफी आकर्षक है, लेकिन तुम्हारा वो अजीबोगरीब हेयर कट भरोसेमंद नहीं है। भाई गगन ने सब पर टिप्पणी की। फिर उन सभी से कहा, चूंकि आप चींटी के घोंसले में आए हैं, इसलिए हम आपको बाहर नहीं करेंगे। आखिर हम सब भगवान जनरल प्रशिक्षण शिविर से हैं। बस 1-2 साल का अंतर है। हम स्काई डोम के उन कमीनों की तरह नहीं हैं जो सबसे अच्छी जगह हथिया लेते हैं और दूसरों को अंदर नहीं आने देते। लेकिन हमारे यहां अपने नियम हैं। आपने तीनों शाखाएं देखी है ना? कई लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। वे तीनों शाखाएं महत्वपूर्ण थी। जो भी उन शाखाओं के क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा, उसे स्टार क्रिस्टल प्राप्त करने में प्राथमिकता मिलेगी। हम निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में विश्वास करते हैं। योद्धाओं के बीच प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूप से युद्ध शक्ति पर आधारित होती है। अभी यहां लगभग 100 लोग हैं और आप सभी को मिलाकर 100 से अधिक हो जाते हैं। 3 शाखाएं हैं और प्रत्येक में वर्तमान में 3 टीमें हैं। साप्ताहिक समय सीमा के साथ प्रथम स्थान पर रहने वाली टीम सोमवार से गुरुवार तक 4 दिनों के लिए
उस शाखा पर कब्जा रखती है। इस दौरान दिखाई देने वाले सभी स्टार क्रिस्टल वे ही प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 2 दिन शुक्रवार और शनिवार मिलते हैं। तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को केवल रविवार को ही क्रिस्टल प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। क्या ये सबको स्पष्ट है? लक्ष्य और बाकी सबने सिर हिलाया। भाई गगन ने आगे कहा, अगर आप रैंकिंग में ऊपर आना चाहते हैं तो आप आगे वाली टीमों को चुनौती दे सकते हैं। आप टीम बैटल या व्यक्तिगत बैटल के बारे में बातचीत कर सकते हैं। अगर आप जीतते हैं तो आप एक स्थान ऊपर आ जाएंगे। अगर आप हारते हैं तो आप उसी स्थान पर रहेंगे और 1 हफ्ते के अंदर दोबारा चुनौती देने की अनुमति नहीं होगी। अगर आप में हिम्मत है तो आ जाइए। इतना कहकर भाई गगन मुस्कुराते हुए नए विद्यार्थियों के समूह की ओर चल दिए। घोषणा। समूह ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी ने भी संकोच नहीं किया। अगर वे इतनी दूर आकर भी चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर रहे तो आने का क्या फायदा? वे एक कतार में पूल के किनारे पर खड़े हो गए। तालाब छोटा था, 100 मीटर से भी कम चौड़ा, लेकिन पानी पीने लायक साफ था। नए लोगों को आते देख तालाब के किनारे आराम कर रहे मार्शल आर्टिस्टों ने नए चेहरों को परखने के लिए एक एक करके अपना सिर ऊपर उठाया। इस साल के नवागंतुक। मुझे लगा कि अब समय आ गया है। लगता है उनमें कुछ हुनर है। उनकी प्रतिभा का तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है, लेकिन वे देखने में बेहद आकर्षक है। खासकर वो लड़की। दोनों लड़के भी काफी सुंदर हैं। अच्छी सूरत से पेट नहीं भरेगा। नीचे रहने वाली चींटियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी सुंदर हैं। उनके लिए तो बस एक तारा क्रिस्टल हासिल करना ही मायने रखता है। अनुभवी लोग बिना हिलेडुले बातें करते रहे, जाहिर तौर पर ये जानने के लिए उत्सुक थे कि ये नौसिखिए किस शाखा को चुनौती देने का साहस करेंगे। ये हर साल होता था। वे पुराने छात्र थे और इस रस्म के आदी थे। फिर भी वे दिलचस्पी से देखते थे। स्टार फ्रूट के पेड़ के अंदर का जीवन बेहद नीरस था। भाई गगन उन्हें पेड़ के तने के एक ऐसे हिस्से में ले गए जहां छाल का एक टुकड़ा हटा दिया गया था, जिससे 3 शाखाओं वाली समूह सूची सामने आ गई। तीनों शाखाओं की संरचना इस प्रकार है। याद रखें, प्रत्येक शाखा में केवल 3 दस्ते हैं। आप तीसरे स्थान पर मौजूद दस्ते को चुनौती देकर शुरुआत करेंगे। उनके विवरण यहां दिए गए हैं। एक नजर डालें और निर्णय लेने के बाद मुझे बताएं। सभी लोग छाल से बने ब्लैक बोर्ड के सामने इकट्ठा हो गए ताकि तीनों शाखाओं की रैंकिंग का अध्ययन कर सकें। बायां दस्ता, तीसरी टुकड़ी, 495 बैच, 5 सदस्य, कप्तान जय। दूसरी टीम, मिश्रित बैच, 5 सदस्य, कप्तान अगस्त्य। पहली टीम, 492 बैच, 5 सदस्य, कप्तान इवान। उस समय गोपाल गुस्से में बड़बड़ाया, धिक्कार है। कक्षा 492 के लोग अभी भी यहां कैसे हैं? वे हमसे 5 साल आगे हैं। 5 साल हो गए और वे अभी तक तारा फल के पेड़ को नहीं छोड़ पाए हैं। क्या वे यही बूढ़े होने की योजना बना रहे हैं? नए लोग कैसे जिएंगे? लक्ष्य ने आगे कहा, ईशान को मत भूलना। जिनसे हम यहां पहली बार आने पर मिले थे, उन्हें यहां आए हुए पहले ही 8 साल हो चुके हैं। गोपाल ने आह भरी। लगता है कि नए लोगों के लिए जीवित रहना वाकई मुश्किल है। आगे चलकर मध्य शाखा में भी 3 दस्ते थे। सबसे ऊपर वाला दस्ता मिश्रित था, जिसमें पिछले 2 बैचों के छात्र शामिल थे, और इसका कप्तान 490 बैच का छात्र था, जो यहां 7 साल से पढ़ रहा था। दाहिनी शाखा पर प्रथम स्थान पर रहने वाली टीम 491 बैच की थी। नियम के अनुसार प्रत्येक दस्ते में 5 सदस्य होने चाहिए। चुनौती देने वालों के पास भी उतने ही सदस्य होने चाहिए, लेकिन एक दूसरे पर धावा बोलना मना है। केवल संख्या से ही लड़ाई नहीं जीती जाती। सभी ने मीनाक्षी की ओर देखा, जो अजीब तरह से इधर उधर हिल रहा था। मुझे ठीक से समझ नहीं आया। मुझे लगा था कि ज्यादा लोग मतलब ज्यादा ताकत, लेकिन कोई बात नहीं। हम 2 टुकड़ियां बना सकते हैं और साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया।
फिर भी उन्हें यह मानना पड़ा कि उसका विचार तर्कसंगत था। अगर वे सभी का उपयोग नहीं कर सकते थे तो दूसरी टुकड़ी ने समस्या का समाधान कर दिया। लेकिन खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया तय करना मुश्किल था। मीना निश्चित रूप से लक्ष्य के साथ ही रहेगी। मीनाक्षी गोपाल के साथ टीम बनाना चाहता था। सनी और तियानफू के अन्य 3 मार्शल आर्टिस्ट अलग होने से इनकार कर रहे थे और अमरावती बेस सिटी के 2 लोग मीना का अनुसरण करना चाहते थे। आखिरकार वो व्यावहारिक रूप से उनके शहर का ध्वज थी। सौदेबाजी के बाद सनी को लक्ष्य की टीम में शामिल किया गया, जबकि गोपाल और मीनाक्षी ने शेष 3 तियानफू मार्शल आर्टिस्टों के साथ टीम बनाई। इससे दोनों टुकड़ियों को मुकाबला करने का मौका मिला। यहां लक्ष्य और मीना को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं थी। जाफना के ये दोनों उच्च स्तरीय युद्ध सेनापति और मध्यवर्ती युद्ध सेनापति थे और सन्नी भी मध्यवर्ती स्तर का था, कोई भी कमजोर नहीं था। दूसरी टुकड़ी में गोपाल अग्रणी भूमिका में थे। 3 तियानफू मार्शल आर्टिस्टों में से 2 उच्च स्तरीय युद्ध जनरल थे, जबकि मीनाक्षी और शेष सदस्य मध्यवर्ती स्तर के थे। कुल मिलाकर लक्ष्य की टीम के बराबर ही मजबूत नजर आ रही थी। दोनों टीमों के चयन के बाद गोपाल ने अपनी टीम की कप्तानी संभाली। लक्ष्य की ओर से मीना कप्तानी के लिए स्वाभाविक पसंद थी, लेकिन उन्होंने एक आज्ञाकारी प्रेमिका की भूमिका निभाते हुए लक्ष्य को कप्तानी सौंपने पर जोर दिया और उसे अवाक कर दिया। कप्तानों का चयन हो जाने के बाद उन्होंने ब्रदर गुआंग को सूचित किया, जिन्होंने प्रत्येक दस्ते को एक क्रमांकित प्लेट जारी की और उनसे कहा कि अब वे अपने प्रतिद्वंद्वियों का चयन कर सकते हैं। तीसरी टीम के अनुभवी खिलाड़ियों ने तिरछी नजरों से उनकी ओर देखा और स्पष्ट रूप से नौसिखिया टीमों को खारिज कर दिया। 22 शाखा के 495वें वर्ग के कप्तान जय ने सीटी बजाते हुए कहा, अरे सुंदर लड़की, हमारे साथ अभ्यास क्यों नहीं करोगी? तुम्हारा प्रेमी तो केवल एक मध्यम स्तर का युद्ध जनरल है, उसका कोई भविष्य नहीं है। इधर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक जगह बना देता हूं। मीना चुप रही, क्योंकि उसका स्टैंड इन बॉयफ्रेंड लक्ष्य इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अगर तुम सभी सीटें खाली कर दोगी तो हम बात कर सकते हैं, वरना भूल जाओ। हा, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो बच्चे। तो क्या तुम में हमें चुनौती देने की हिम्मत है? जीतो और कोई वादा नहीं, तुम्हें हर हफ्ते 1-2 स्टार क्रिस्टल मिल सकते हैं। तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को प्रति सप्ताह एक पूरा दिन अपने लिए मिलता है। यदि भाग्य उनका साथ देता है तो उनके पास वास्तव में कुछ अच्छे स्टार क्रिस्टल प्राप्त करने का मौका होता है। इससे पहले कि लक्ष्य कोई फैसला कर पाता, मीना ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, उन्हें चुनौती दो, इस आदमी की जुबान बहुत खराब है। लक्ष्य ने सिर हिलाया। दूसरी तरफ 495वें बैच के छात्र थे। सीनियर वर्ग के केवल 2 बैच थे। कागजों पर वे उतने कठिन नहीं दिखते थे। उन्होंने भाई गगन की ओर मुड़कर कहा, भाई गगन, हमने फैसला कर लिया है, हम इस 495वीं बैच की टीम को चुनौती देंगे। ठीक है, बशर्ते आप आश्वस्त हों। टीम मुकाबला या व्यक्तिगत द्वंद्व, क्या फर्क पड़ता है? टीम मुकाबला 5 बनाम 5 का होता है, जिसमें सभी एक साथ खेलते हैं। व्यक्तिगत द्वंद्व भी 5 बनाम 5 का होता है, लेकिन 3 में से सर्वश्रेष्ठ के आधार पर होता है। संक्षिप्त चर्चा के बाद लक्ष्य और मीना ने व्यक्तिगत मुकाबले लड़ने का फैसला किया। कम से कम वे दोनों आश्वस्त थे। अगर उनमें से कोई एक भी मुकाबला जीत जाता तो जीत उनकी मुट्ठी में होती। तब तक गोपाल की टीम ने भी अपना लक्ष्य चुन लिया था, दाहिनी ओर का तीसरा समूह, और उन्होंने भी व्यक्तिगत द्वंद्व युद्ध का रास्ता अपना लिया। दोनों पक्षों को तैयार देखकर भाई गगन ने कहा, अब अपनी युद्ध रणनीति बना लो, दूसरे पक्ष को देखने मत दो। रणनीति बन जाने पर मुझे सौंप देना। 5 उच्च स्तरीय युद्ध जनरल हंसते हंसते और मजाक करते हुए चले गए। इस तरह की लड़ाइयां हर हफ्ते होती थी, इसलिए वे इस दिनचर्या के आदी हो चुके थे। लक्ष्य का समूह तत्काल चर्चा में उलझ गया। मीना ने पहले बात शुरू की, मैं शुरुआत करती हूं, मुझे हमें जीत दिलाने दीजिए। लक्ष्य ने सोचा, फिर मैं एंकर की भूमिका निभाऊंगा।
अगर स्कोर 2 से बराबर है तो मैं आखिरी अंक हासिल करूंगा। इसके बाद दूसरे मुकाबले के लिए जाफना के उच्च स्तरीय युद्ध सेनापति सनी बचे। युग के लिए 3 और जाफना के मध्यवर्ती युद्ध जनरल कबीर ने 4 अंक प्राप्त किए। आदेश को अंतिम रूप देते हुए उन्होंने इसे भाई गगन को सौंप दिया, जिनके पास पहले से ही विरोधियों की सूची थी। मेरे पीछे आओ, हम तुरंत शुरू करेंगे। दोनों दल भाई गगन का पीछा करते हुए एक कोने से मुड़कर एक विशाल पेड़ के ठूंठ तक पहुंचे, जो दर्जनों मीटर मोटा और 1 मीटर ऊंचा था। एक प्राकृतिक अखाड़ा। कुछ खाली बैठे मार्शल आर्टिस्ट भी देखने के लिए साथ आ गए। गोपाल के पक्ष में तो बहुत कम लोगों ने दिलचस्पी दिखाई। दर्शकों में से 90% लोग मीना देखने आए थे। आखिरकार सुंदरिया आंखों के लिए एक दावत होती है, और यहां महिलाएं दुर्लभ है। भाई गगन ने दोनों टीमों को संबोधित करते हुए कहा, अखाड़े का नियम, हत्या वर्जित। जीत पर रुक जाओ। अगर कोई गलती से भी हत्या कर देता है तो वो टीम 1 महीने तक दोबारा चुनौती नहीं दे सकती और हत्यारे को निष्कासित कर दिया जाएगा, और वो फिर कभी चींटी के घोंसले में कदम नहीं रख सकेगा। समझ में आया? मार्शल आर्टिस्ट ने सिर हिलाया। मारने में असमर्थ होने का मतलब ये नहीं था कि वे जीत नहीं सकते थे। युद्ध जनरल के पद पर घातक बल का प्रयोग किए बिना भी दुश्मन को वश में करने के कई तरीके होते हैं। अच्छा, पहले लड़ने वाले स्टंप पर कदम रखें। 495वें क्रम से जय सबसे पहले रिंग में दाखिल हुए। एक विशाल छल्लेदार तलवार को उठाते हुए उसने उसे खड़खड़ाहट के साथ घुमाया। नौसिखियों, चींटियों के घोंसले में आपका स्वागत है। मैं जय आपको एक सबक सिखाऊंगा। यहां आप अपना समय अभ्यास में बिताएंगे। अपने वरिष्ठों को चुनौती देने का सपना मत देखना, वरना बुरी तरह हार जाओगे। मीना ने ठंडी सी सांस ली और उसका लचीला शरीर हल्के से प्लेटफॉर्म पर आ गिरा। आज भी उसने सफेद पुरोहितों के वस्त्र पहन रखे थे। उसने अभी तक ये तय नहीं किया था कि वो तारों भरे आकाश के सच्चे देवता की पूजा जारी रखेगी या नहीं, लेकिन वस्त्र पहनने की आदत अभी भी बनी हुई थी। एक सुंदर गाउन, सुनहरा कमरबंद, झरने की तरह काले बाल और एक परी जैसा चेहरा। जैसे ही वो मंच पर आई, भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जाओ सुंदरी, उस गोरिल्ला जय को धूल चटा दो। क्या मैं असल जिंदगी में ब्यूटी एंड द बीस्ट देख रहा हूं? जय, उस पर नरमी बरतो, और अगली बार जब मेरी टीम एक भी गोल करेगी तो मैं तुम्हें एक प्लैनेट क्रिस्टल दूंगा, ठीक है? हालांकि सभी ने मीना के लिए जयकार की, लेकिन कुछ ही लोगों को वास्तव में विश्वास था कि वो नाजुक लड़की जय को हरा सकती है। जय ने खुद भी उसकी उम्मीद नहीं की थी। वो मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो लड़की, मैं देखने में भले ही थोड़ा सख्त लगूं, लेकिन मुझे पता है कि एक महिला के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगा, तुम्हारे एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मीना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी बर्फ से ढकी लंबी तलवार निकाली और अपनी प्रारंभिक मुद्रा बना ली। अच्छा डिजाइन है, लेकिन क्या ये एक चींटी को भी मार सकता है? तुम्हारे जैसी लड़की को घर पर रहकर कढ़ाई करनी चाहिए। मैं तुम्हें जीवन भर के लिए अपने पास रख लूंगा। जय मूर्ख नहीं था। भद्दी चुटकी लेते हुए भी वो सतर्क रहा, इस उम्मीद में कि वो उसकी शांति भंग कर सके। लेकिन मीना इतनी आसानी से विचलित होने वाली नहीं थी। संत के रूप में जीवन ने उसके मन को इतना मजबूत बना दिया था कि उसे विचलित करना कठिन था। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसने वार कर दिया, और जब उसने प्रहार किया तो वो इतना जोरदार था कि लक्ष्य स्वयं भी स्तब्ध रह गया। क्योंकि मीना जिस युद्ध कला का प्रयोग करती थी, वो उसने गुप्त रूप से उससे सीखी थी। युद्ध अभी शुरू ही हुआ था। मीना तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसकी तलवार की नोक कांप रही थी, मानो वो जय की कमजोरी की तलाश कर रही हो। जय भी जोर से हंसा, आगे बढ़ो और हमला करो। तुम्हारी ये कढ़ाई जैसी तलवारबाजी की तकनीक मुझे डरा नहीं सकती। इससे पहले कि वो अपनी हंसी पूरी कर पाता,
मीना के छोटे से शरीर में अचानक एक ऐसी विस्फोटक शक्ति का विस्फोट हुआ जो उसके आकार के बिल्कुल विपरीत थी। अपनी परछाइयों का निशान छोड़ते हुए उसकी लंबी तलवार ने आकाश से तलवार की रोशनी की एक धारा बरसाई, मानो स्वर्ग से एक महान नदी उग्र लहरों के साथ नीचे उतर रही हो। पलक झपकते ही वो जय के सिर तक पहुंच गई। लक्ष्य किनारे से हैरानी से देख रहा था। ये चाल असल में उसकी अपनी ही वाटरफॉल थी। वो देख सकता था कि ये अभी थोड़ी अपरिष्कृत थी, लेकिन इसमें 70 से 80% समानता थी। उसने स्पष्ट रूप से इसके सार को पूरी तरह से समझ लिया था। केवल देखकर और अभ्यास करके किसी दूसरे की युद्ध तकनीक को सीखना। संत मीना, तुमने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। जय ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मीना जैसी लड़की इतना भयंकर प्रहार कर सकती है। उनके विचार में मीना को उस प्रकार का योद्धा होना चाहिए जो उत्कृष्ट तलवारबाजी का उपयोग करके तकनीक के माध्यम से जीत हासिल करे, और ऐसे विरोधियों से निपटने के बारे में उनके पास अद्वितीय अंतर्दृष्टि थी, इसलिए वो डरते नहीं थे। लेकिन मीना की तलवारबाजी की तकनीक में बदलाव बहुत अचानक हुआ। कुछ पल पहले तक तो ये हल्की हवा और बूंदाबांदी की तरह थी, जिसकी उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। लेकिन पलक झपकते ही ये चाल एक घातक हमले में बदल गई। हालांकि अखाड़े में हत्या करना मना था, लेकिन तलवारों और ब्लेडों की आंखें नहीं होती, और 1-2 बार से अधिक बार आकस्मिक चोटें लग चुकी थी। जय अपनी तलवार के नीचे एक भ्रमित प्रेत नहीं बनना चाहती थी। उसने तुरंत पलटवार करने के लिए अपनी वल्लित तलवार उठाई, लेकिन जल्दबाजी में वो इसका सामना कैसे कर पाता। मीना के प्रहार की आभा अद्वितीय थी, और उस एक ही वार ने जय की बाह को सुन्न कर दिया, जिससे उसे बार बार पीछे हटना पड़ा। एक ही वार में सफलता मिलने पर मीना ने तेजी से अपने पैर चलाए। उसकी बिजली की गति से किए गए तलवार के वारों की श्रृंखला ने पीछे हट रहे जय के लिए अपने पैरों को रोकना असंभव बना दिया, और वो लगातार पीछे की ओर लड़खड़ाता चला गया। ये देखकर कि वो अखाड़े के किनारे तक पहुंचने ही वाला है, उसने खुद को स्थिर करने और जवाबी हमला करने की कोशिश की। लेकिन मीना ने उसी पैटर्न का पालन किया और शुरुआत से ही एक बार फिर वही प्रहार किया। क्लैंग, धातु के टकराने की आवाज के बाद जय को मीना ने बुरी तरह से अखाड़े से बाहर कर दिया, और वो मौके पर ही हार गया। वाह, ये तो बहुत बढ़िया था। हे महान सौंदर्य, आपकी शक्ति आपकी सुंदरता के समान ही असाधारण है। अब से मैं आपका कट्टर प्रशंसक हूं। कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें। मैं अपने सैन परिवार के पूर्वजों की सर्वोच्च महिमा की शपथ लेता हूं कि मैं इस युवती का आजीवन रक्षक बनने को तैयार हूं। आपकी महिमा ही मेरी महिमा है। आपकी इच्छा ही मेरे अस्तित्व का अर्थ है। आपकी सुंदरता ही मुझे किसने लात मारी? क्या तुम्हें नहीं दिखा कि मैं प्रतिज्ञा कर रहा था? दफा हो जाओ। तुम्हारे सैन परिवार का एकमात्र प्रसिद्ध पूर्वज विपिन सैन था, और वो भी कोई खास नहीं था। तुम किस तरह की महान प्रसिद्धि की बात कर रहे हो? मीना को अखाड़े से खुशी खुशी नीचे कूदते देख लक्ष्य मुस्कुराया और ताली बजाई। मीना लक्ष्य के सामने आई, थोड़ा इधर उधर झूली और आंखों में मुस्कान लिए बोली, मेरे आदर्श, क्या मुझमें आपकी शैली का 30% भी था? मैं कहूंगा 80% और 30% अधिक सुंदर। आप मुझसे कहीं अधिक आकर्षक है। मीना मुस्कुराई और लक्ष्य के बगल में खड़ी हो गई। स्पष्ट रूप से वो बहुत अच्छे मूड में थी। मीना के शानदार प्रदर्शन की बदौलत लक्ष्य की टीम ने 1-0 से जीत हासिल की। जय 495 वर्ग में सबसे ताकतवर व्यक्ति थे और मूल रूप से पहला मैच जीतना चाहते थे। उन्हें पहले दौर में हारने की उम्मीद नहीं थी और उनका मनोबल तुरंत गिर गया। जय ने अपनी वल्लित तलवार जमीन पर पटकते हुए कहा, धिक्कार है, मैं उस लड़की की चाल में फंस गया। उसकी चालें बहुत ही विचित्र और अप्रत्याशित थी। एक गलत चाल और पूरा खेल हाथ से निकल जाता। अगर हम दोबारा खेलते तो नतीजा निश्चित रूप से ऐसा नहीं होता। बॉस, आपकी हार वाकई थोड़ी अन्यायपूर्ण थी,
लेकिन मेरे अवलोकन के अनुसार उनकी टीम में वो खूबसूरत लड़की सबसे ताकतवर है। बाकी सब तो बस नाम के लायक नहीं है। हम उन्हें निश्चित रूप से हरा देंगे। सावधान रहना, ये दूसरा मैच बहुत अहम है। अगर हम फिर से हार गए तो हम सचमुच मुसीबत में पड़ जाएंगे। समर, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है। समर नाम के युवक ने सिर हिलाया और गंभीर भाव से मंच पर कदम रखा। लक्ष्य की ओर से प्रकट होने वाला दूसरा व्यक्ति सनी था। उसकी प्रगति भी अच्छी थी। वो अब 5वें स्तर का योद्धा था। लेकिन जैसे ही वे भिड़े, लक्ष्य ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। सनी की ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं थी। प्रतिद्वंदी 8वें स्तर का युद्ध सेनापति था और सनी का सामना करना सरासर दमन था। 3 मिनट से भी कम समय में सनी को अखाड़े से बाहर फेंक दिया गया और वो बड़े ही अनाड़ीपन से मुंह के बल गिर पड़ा। दोनों टीमों के बीच स्कोर अब 1-1 हो गया था, यानी दोनों टीमें फिर से शुरुआती बिंदु पर आ गई थी। जय की तरफ का माहौल थोड़ा सुधर गया और तीसरा प्रतियोगी आगे आया। लक्ष्य की ओर से ऊपर जाने वाला व्यक्ति राजधानी का मार्शल आर्टिस्ट युग था। वो 7वें स्तर का युद्ध सेनापति था और उसकी ताकत अच्छी खासी थी। उसका प्रतिद्वंदी 9वें स्तर का युद्ध सेनापति था, जो कुछ समय पहले ही 9वें स्तर पर पहुंचा था और युग पर उसका कोई विशेष वर्चस्व नहीं था। ये एक ऐसा युद्ध था जिससे टारगेट को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अंततः उम्मीदें हकीकत में तब्दील नहीं हुई। युग ने अपने प्रतिद्वंदी से लगभग 20 मिनट तक लड़ाई लड़ी, लेकिन अपर्याप्त शक्ति के कारण अंततः हार गए। लक्ष्य ने पूरी प्रक्रिया देखी। युग शुरू से अंत तक अपने प्रतिद्वंदी के दबाव में रहा। इतनी देर तक टिके रहना वाकई सराहनीय था। इससे अधिक वो और क्या मांग सकता था। लक्ष्य की चुनौती देने वाली टीम एक और राउंड हार गई और 1 के मुकाबले 2 से पीछे चल रही है। इस समय लक्ष्य को आशंका थी, क्योंकि उसकी ओर से हमला करने वाला चौथा व्यक्ति अभी भी एक मध्यम स्तर का युद्ध सेनापति था, जबकि विरोधी पक्ष के शेष दोनों व्यक्ति उच्च स्तर के युद्ध सेनापति थे। जीत की संभावना अभी भी बहुत कम थी। परिणामों ने लक्ष्य के संदेह की पुष्टि भी कर दी। 5 मिनट के मुकाबले के बाद कबीर की बाह पर तलवार से वार किया गया। ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि प्रतिद्वंदी ने दया दिखाई थी, अन्यथा उसका हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता। 1 से 3 लक्ष्य की टीम चुनौती में असफल रही। चूंकि ये 5 राउंड का मुकाबला था, इसलिए अगर लक्ष्य जीत भी जाता तो भी अंतिम स्कोर 2-3 ही रहता, यानी हार। आतन नियमों के अनुसार अंतिम राउंड खेलने की आवश्यकता नहीं थी। लक्ष्य ने बेबसी भरी कड़वी मुस्कान दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये तीनों साथी इतने अनुभवहीन होंगे। अगर उसे पता होता तो उसे गोपाल और बाकी लोगों से अलग नहीं होना चाहिए था। अगर उन्होंने एक मजबूत टीम बनाई होती तो कम से कम तीसरा स्थान तो हासिल कर ही सकते थे। मीना लक्ष्य के पीछे पीछे चली और धीरे से बोली, दुखी मत हो, हम 1 हफ्ते में फिर से चुनौती दे सकते हैं। बहुत सारे अवसर हैं। मैं खास दुखी नहीं हूं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य को सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने कई जीत और हार देखी थी और ये छोटी मोटी हार उसके लिए कुछ भी नहीं थी। अखाड़े के मैदान से बाहर निकलते हुए लक्ष्य ने गोपाल और अन्य लोगों को भी बाहर निकलते हुए देखा। आपस में पूछताछ करने के बाद दोनों पक्षों के परिणाम वास्तव में एक जैसे थे। दोनों को 1 के मुकाबले 3 मैच हारे। गोपाल ने पहला मैच जीता, फिर लगातार 3 मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। गोपाल ने कहा, मैंने यहां के मार्शल आर्टिस्टों को कम आंका था। अगर हम टीम के साथी नहीं बदलते हैं तो शायद हम शीर्ष 3 में जगह नहीं बना पाएंगे और निकट भविष्य में स्टार क्रिस्टल प्राप्त करने का मौका भी नहीं मिलेगा। लक्ष्य ने भाई गगन से पूछा, क्या हम टीम के साथियों को आपस में बदल सकते हैं? भाई गगन ने जवाब दिया, टीम के 1 महीने तक स्थापित रहने के बाद ही आप एक बार टीम के साथियों को बदल सकते हैं। गोपाल ने बेबसी से कंधे उचकाते हुए कहा, लगता है हम यहां 1 महीने तक यूं ही समय बर्बाद करते रहेंगे।
लक्ष्य एक महीने तक निष्क्रिय नहीं रहना चाहता था। उसे तो एक सप्ताह का इंतजार भी बहुत लंबा लग रहा था। इसलिए उसने भाई गगन से फिर पूछा, तो अगर हमें अगली चुनौती का आयोजन करना है तो क्या हमें एक सप्ताह तक इंतजार करना ही होगा? भाई गगन को इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए इसका जवाब दे सकता हूं। इसी समय जय और उनके साथी वहां आ गए। जय ने लक्ष्य को तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ देखा और कहा, तुम बच्चे जो मंच पर भी नहीं चढ़ पाए, फिर भी हार नहीं मानी। अगर मैंने आज दुश्मन को कम न आंका होता तो नतीजा 3-0 होता, लेकिन अगली बार तुम्हारा ये दिखावा बिल्कुल काम नहीं आएगा। तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। लक्ष्य ने उसकी शेखी को अनसुना कर दिया। ये पूरी तरह से असंभव नहीं है। अगर आप लगातार चुनौती देना चाहते हैं और टीम मैच चुनते हैं तो पहले एक व्यक्ति को हटना होगा, जिससे मुकाबला 4 बनाम 5 हो जाएगा। अगर ये व्यक्तिगत मैच है तो आपको पहले एक राउंड छोड़ना होगा, यानी अंतिम जीत हासिल करने के लिए आपको 4 राउंड जीतने होंगे। क्या आप अब भी चुनौती देना चाहते हैं? जय ने व्यंग्यात्मक लहजे में बात की और उसके आसपास के लोग भी जोर से हंस पड़े। लक्ष्य ने भाई गगन की ओर देखा। भाई गगन, क्या बात यही है? भाई गगन ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नियम तो है, लेकिन हम इसे बढ़ावा नहीं देते, क्योंकि चुनौती देने वाले की हार से ही उसकी ताकत कुछ कम साबित हो जाती है और कुछ मैचों के बाद भी ताकत अचानक नहीं बढ़ जाती। इसके अलावा पहले किसी एक खिलाड़ी को प्रतियोगिता से हटना या हार माननी पड़ती है, जिससे मामला और भी निराशाजनक हो जाता है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि दोबारा चुनौती देने से पहले एक सप्ताह का इंतजार करें। जय ने भी अकड़ते हुए लक्ष्य की ओर कहा, बच्चे, यहां और अधिक देखने और सीखने में कोई बुराई नहीं है। अपने वरिष्ठों के अनुभव से सीखो और देखो कि हम तारा क्रिस्टल कैसे इकट्ठा करते हैं। ये सीखना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। रातों रात आसमान छूने का सपना मत देखना, ठीक है? बोलते बोलते जय मीना की ओर मुड़ा, जीभ चटकाते हुए और सिर हिलाते हुए बोला, अफसोस लड़की, इतनी अच्छी प्रतिभा और इतनी खूबसूरत सूरत के बावजूद तुम्हें ऐसा निकम्मा मिल गया जो मंच पर कदम रखने की भी काबिलियत नहीं रखता और बस पीछे छिपकर तमाशा देखता रहता है। सचमुच गोबर में फंसा फूल। हाँ। मीना का आमतौर पर शांत रहने वाला चेहरा अचानक गुस्से से भर गया। उसने लक्ष्य का हाथ पकड़कर जय से कहा, तुम्हें लक्ष्य का अपमान करने की इजाजत नहीं है। वो तुमसे 10,000 गुना बेहतर है। मुझसे 10,000 गुना बेहतर? तुम्हें कैसे पता चलेगा जब तक तुमने कोशिश नहीं की? मुझे यकीन है कि वो मुझसे 10,000 गुना छोटा होगा। हाँ। दूसरी तरफ के उच्च स्तरीय युद्ध जनरल जोर-जोर से हंस पड़े। वे लंबे समय से इतने खुश नहीं हुए थे। लक्ष्य ने अचानक भाई गगन से पूछा, आज सप्ताह का कौन सा दिन है? भाई गगन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने इस बारे में सोचा और कहा, शनिवार। इसका मतलब है कि कल रविवार है। तीसरा समूह रविवार को तारा क्रिस्टल चुनता है। अगर हम चुनौती में सफल होते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि हम कल शाखा में तारा क्रिस्टल चुनने जा सकते हैं? ये सही है, लेकिन मैं आपको शांत रहने की सलाह देता हूं। लक्ष्य ने दृढ़ता से उसे बीच में ही रोक दिया, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं चुनौती जारी रखना चाहता हूं। टीम मैच। सनी हमारी तरफ से हट जाएगा। अभी चुनौती दो, तुरंत, अभी इसी वक्त। लक्ष्य को इतना निर्णायक देखकर भाई गगन ने उसे समझाने की कोशिश करना बंद कर दिया। ठीक है, चूंकि तुम जिद कर रहे हो तो चलो अभी शुरू करते हैं। दोनों पक्ष मेरे पीछे आओ। जय ने ठंडे स्वर में लक्ष्य को घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत तो देखो बच्चे, 4 लोगों के साथ हम 5 से लड़ने की हिम्मत कैसे हुई? इस बार ये टीम मैच है और मैं फिर कभी दया नहीं दिखाऊंगा। हालांकि यहां हत्या करना मना है, लेकिन लोगों का अपाहिज होना आम बात है। तो फिर हम देखेंगे। लक्ष्य मैदान की ओर बढ़ा। मीना और बाकी लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। आसपास मौजूद मार्शल आर्टिस्टों ने देखा कि वास्तव में एक और चुनौती होने वाली थी, और ये उससे भी अधिक विस्फोटक टीम मैच था।
इसलिए वे सभी चारों ओर उमड़ पड़े। लक्ष्य, मीना, युग और कबीर प्रतिद्वंद्वी के 5 उच्च स्तरीय युद्ध जनरलों का सामना करने के लिए मंच पर उतरे। लड़ाई शुरू होने से पहले ही अखाड़े में बारूद की गंध फैल गई थी। सभी ने अपने हथियार निकाल लिए और दूसरी लड़ाई शुरू होने ही वाली थी। लक्ष्य की तरफ से युग और कबीर ने विरोधी टीम के 5 उच्च स्तरीय जनरलों को देखा और वे थोड़ा अनिश्चित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि उन्हें मीना पर बहुत भरोसा था, लेकिन मीना एक साथ कई लोगों से नहीं लड़ सकती थी। जहां तक लक्ष्य की बात है, जो कि चौथे स्तर का सेनापति है, वो शायद उनके जितना शक्तिशाली भी न हो। लक्ष्य ने भी इन दोनों की हालत देखी। इन्हें अखाड़े में छोड़ना इनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता था। कुछ देर सोचने के बाद लक्ष्य ने चुपचाप उनसे कुछ शब्द कहे। जब तक तुम मेरी बात मानोगे, तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा। युग और कबीर ने झट से सिर हिलाया। अगर हम ये भी नहीं कर सकते, तो बेहतर होगा कि हम अपना सिर टोफू के टुकड़े पर पटक कर मर जाएं। जय के पक्ष में भी संक्षिप्त चर्चा हुई। जय ने कहा, वे 4 हैं। हम सभी युग और कबीर के स्तर से परिचित हैं। उन दोनों को लगभग नजरअंदाज किया जा सकता है। उनकी मुख्य ताकत अभी भी वो महिला ही होनी चाहिए। उसके बगल में खड़े एक मार्शल आर्टिस्ट ने बीच में कहा, लक्ष्य बहुत शोर मचा रहा है, इसलिए उससे निपटना भी शायद आसान नहीं होगा। अक्ल क्यों नहीं लगाते? वो तो बस चौथे दर्जे का जनरल है। चौथे दर्जे का जनरल क्या कर सकता है? बस दिखावा कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड की ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसकी शेखी बघारना सच में बहुत परेशान करने वाला है। मैं पहले उसे निपटा देता हूं। तुम तीनों उस लड़की को पकड़ो और तुम में से एक उन 2 निकम्मों से निपटे। जब मैं लक्ष्य और फिर उन 2 निकम्मों को निपटा दूंगा, तो हम 5 उस खूबसूरत लड़की के साथ मजे करेंगे। सभी मार्शल आर्टिस्टों के चेहरों पर शरारती मुस्कान थी। उनके अनुसार ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें उनकी जीत निश्चित थी। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, जय सबसे पहले लक्ष्य की ओर दौड़ा। बदमाश, बड़ी बड़ी बातें करते हो। देखते हैं कि तुम मेरी एक चाल झेल पाते हो या नहीं। अन्य 4 उच्च स्तरीय जनरलों में से 3 ने एक साथ मीना पर हमला किया ताकि उसे जल्दी से भागने से रोका जा सके। दूसरे व्यक्ति ने युग और कबीर को रोक दिया। वो अपनी टीम में जय के बाद ताकत में दूसरे स्थान पर था। उसके अनुसार अगर उसे थोड़ा समय मिल जाए, तो वो अकेले ही उन दोनों को हरा सकता है। मंच के नीचे खड़े लोग ध्यान से देख रहे थे। सामान्यतः यदि पहली चुनौती विफल हो जाती है, तो दूसरे दौर में चुनौती जारी रखना मूर्खता होगी। वे शुरू से ही उनके प्रतिद्वंदी नहीं थे, और अब एक कम खिलाड़ी के साथ जीतने की संभावना लगभग 0 हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि इस टीम का कप्तान थोड़ा अविश्वसनीय था। जय और उनकी टीम को वाकई में इतना अनोखा टीम कप्तान मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे इस बार फिर से अपना जलवा दिखाएंगे। उस लड़की के लिए बहुत दुख की बात है। वो बहुत काबिल है, लेकिन लोगों को पहचानने में उसकी समझ अच्छी नहीं है। खूबसूरती को छोड़कर ये टीम कचरे से भरी है। पक्का, जब नीचे के लोग बोल रहे थे, तब तक ऊपर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। मीना की तरफ से तुरंत ही भयंकर युद्ध छिड़ गया। 3 मार्शल आर्टिस्टों के घेरे में घिरी होने के बावजूद वो निडर थी। उसकी लंबी तलवार लहरा रही थी, उसके वस्त्र फहरा रहे थे, और चारों ने जमकर लड़ाई लड़ी। युग और कबीर अपने प्रतिद्वंद्वी के दूसरे सबसे मजबूत खिलाड़ी का सामना करते हुए वास्तव में खुले हाथों से आगे बढ़े। हा, कितने मूर्ख हैं, सीधे ऐसे दौड़ रहे हैं। देखो, मैं तुम दोनों को एक ही झटके में ढेर कर देता हूं। जैसे ही वो व्यक्ति हमला करने वाला था, अप्रत्याशित घटना घटित हो गई। वही लक्ष्य को एक मानसिक आघात लगा। मानसिक आघात सीधे दिमाग को प्रभावित करता है और इससे बचाव करना असंभव है, जब तक कि किसी के पास मानसिक आघात रोधी गुणों वाली विशेष वस्तुएं न हों। मानसिक आघात लगने पर व्यक्ति की दांतियां ची और इच्छा शक्ति जितनी अधिक मजबूत होती है,
उतना ही कम प्रभाव उस पर पड़ता है, लेकिन इसका असर अपरिहार्य है। इस व्यक्ति की शक्ति अच्छी थी, फिर भी वो मानसिक आघात से लड़खड़ा गया। इसी क्षण युग और कबीर आगे बढ़े। दोनों ने प्रतिद्वंदी की एक एक बाह पकड़ ली और उसे हिंसक रूप से मंच से बाहर फेंक दिया। लक्ष्य ने मानसिक आघात से उबरने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसे अभी भी जय का सामना करना था। लेकिन उसे विश्वास था कि अगर युग और कबीर इस अवसर का लाभ उठा लें, तो वे निश्चित रूप से पहले एक प्रतिद्वंदी को हरा देंगे। हालांकि युग और कबीर थोड़े घबराए हुए थे और उनका तालमेल खराब था, जिससे उनकी क्रियाएं थोड़ी धीमी हो गई, जिससे मार्शल आर्टिस्ट को होश में आने और प्रतिक्रिया करने के लिए एक क्षण मिल गया। ये देखकर कि युग और कबीर उसे मंच से नीचे फेंकने ही वाले थे। ये व्यक्ति भी साधारण नहीं था। उसने अचानक युग और कबीर की कलाई पकड़ ली। तुम दोनों भी मेरे साथ नीचे चलो। युग और कबीर को प्रतिद्वंदी ने इस तरह मंच से खींच लिया और तीनों अखाड़े से बाहर चले गए। ये दोनों कितने बेवकूफ है। इनमें से दो ने मिलकर एक व्यक्ति पर हमला किया, फिर भी उन्हें स्टेज से उतार दिया गया। मुकाबला 4 बनाम 5 का होना था, लेकिन अब 2 बनाम 4 का है। वे निश्चित रूप से हारने वाले हैं। एक कम व्यक्ति होने से थोड़ी बहुत संभावना थी, लेकिन अब उनके पास 2 कम है और एक उन्हें नीचे खींच रहा है। मेरी देवी शक्तिशाली है, लेकिन वो अकेले 4 से नहीं लड़ सकती। क्या किसी को यह महसूस नहीं हुआ कि ली यू की हरकतें अभी अभी रुक गई थी? ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी ने घात लगाकर हमला किया हो, वरना वे दोनों निकम्मे लोग उसके साथ मारे जाने का मौका भी नहीं पाते। मानसिक आघात पहुंचाने के कारण लक्ष्य को स्वाभाविक रूप से थोड़ा झटका लगा। उसका सिर कुछ पल के लिए चकरा गया और जय के आने वाले हमले का सामना करते हुए उसकी रक्षा थोड़ी जल्दबाजी में हुई। उसके चमकदार चांदी के भाले ने वार को रोका और इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, प्रतिद्वंदी के तलवार के वार से वो पीछे हट गया। मीना ने देखा कि जय की तलवार से लक्ष्य को पीछे हटना पड़ रहा है। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि लक्ष्य इतनी कमजोर क्यों हो गई है, फिर भी वो चिंतित थी और उसके कदम कुछ बेतरतीब हो गए। 3 उच्च स्तरीय जनरलों की घेराबंदी का सामना करते हुए वो नुकसान में पड़ गई। जय भी बेहद शक्तिशाली थे। पहला तलवार का वार करने के बाद उन्होंने लक्ष्य को कोई मौका नहीं दिया और तुरंत दूसरा जोरदार प्रहार किया। लक्ष्य ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी और जवाबी हमले की तैयारी कर रहा था। तभी उसे अपने बगल में एक सुगंधित हवा का झोंका महसूस हुआ। मीना अचानक उसके सामने आ गई और जय के तलवार के वार को सीधे झेल लिया। जल्दबाजी में मीना को 3 विरोधियों के संयुक्त हमले का सामना करना पड़ा और फिर स्थिर न होने के कारण उसने जय के पूरे बल से किए गए तलवार के वार को रोक दिया। उसकी छाती में खून का उबाल आ गया, उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर पीछे की ओर लड़खड़ा गया। लक्ष्य ने तुरंत उसे सहारा दिया। मीना, तुम यहां क्यों आई? यहां तो बहुत खतरा है। लक्ष्य बहुत असहाय महसूस कर रही थी। अगर मीना ना आती तो पलटवार करने का समय होता। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। मीना ने लक्ष्य की ओर मुड़कर देखा। उसके लाल होठों का रंग काफी फीका पड़ गया था, लेकिन उसकी आवाज बेहद दृढ़ थी। अगर हम हारते हैं तो हम साथ हारेंगे। लक्ष्य का दिल खुश हो गया। हम नहीं हारेंगे। हालांकि मंच पर मौजूद स्थिति को देखते हुए लक्ष्य और मीना की हार तय थी। 2 के मुकाबले 4 पूरी तरह से प्रतिकूल स्थिति में पासा पलटने का कोई मौका नहीं था। नीचे देख रहे जियान ने भी अपना सिर हल्का सा हिलाया। लक्ष्य का प्रदर्शन बेहद खराब था। ऐसा लग रहा था कि हालांकि उसके कौशल स्तर में थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन मूल्यांकन के समय की तुलना में उसकी ताकत में कोई प्रगति नहीं हुई थी, बल्कि वो और भी कमजोर हो गया था। इस मौके पर जय दिल खोलकर हंसा और बाकी बचे 3 उच्च स्तरीय जनरलों को उनके चारों ओर घेरने का आदेश दिया। कैसा चल रहा है बेटा?
अब तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारे दादाजी कितने ताकतवर हैं, है ना? मुझे लगा था कि तुम सिर्फ बातें करते हो, लेकिन असल में तुम कितने काबिल हो। पता चला कि तुम्हारे पास बस इतनी ही काबिलियत है, और आखिर तुम तो बस एक आश्रित ही हो। मीना अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से पकड़े हुए लक्ष्य के सामने खड़ी हो गई। तुम उस पर हाथ नहीं लगाओगी, उसकी हालत ठीक नहीं है। छोटी बहन, उस डरपोक का बचाव करने की कोशिश मत करो। सबने उसकी दोनों चालें साफ साफ देखी। अगर तुमने अभी मेरी तलवार को उसके लिए न रोका होता तो वो अब तक घायल होकर मंच से गिर चुका होता। लेकिन भाई को तुमसे माफी मांगनी ही पड़ेगी। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। तुम्हारे शरीर पर चोट लगना मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचाता है। उनके बगल में खड़े कई जनरलों ने भी अपनी राय व्यक्त की और लक्ष्य को जमकर नीचा दिखाया। नीचे मौजूद भीड़ से भिनभिनाहट की आवाज आ रही थी। साथ ही कई अप्रिय फुसफुसाहटें भी सुनाई दे रही थी। मीना का सीना गुस्से से फूल रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि लक्ष्य का बचाव करने के लिए वो क्या कहे। इसी क्षण लक्ष्य ने मीना को धीरे से खींचा। मीना, तुम मंच के नीचे से मेरा इंतजार करो। इस बार मैं अकेला जा रहा हूं। तुमने क्या कहा? मीना ने लक्ष्य की ओर मुड़कर देखा। मैंने कहा था कि तुम नीचे जाकर आराम करो। मैं इन लोगों से निपट लूंगा, लक्ष्य ने दोहराया। लेकिन मीना झिझकी। कोई किंतु परंतु नहीं। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? लक्ष्य की आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर मीना ने इस बार बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। मुझे तुम पर भरोसा है। लक्ष्य आगे बढ़ी। मीना ने कुछ नहीं कहा, अपनी तलवार रखी और मंच से चली गई। अभी अभी लगे 2 वारों से उन्हें वाकई चोट लगी थी और उन्हें ठीक होने के लिए समय चाहिए था। हालांकि उन्हें विश्वास था कि वो लड़ना जारी रख सकती है, लेकिन वो लक्ष्य के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहती थी। अगर वे हार भी जाते तो भी कोई बात नहीं, वो लक्ष्य को फिर से शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित करती। मीना को मंच से जाते देख जय का अहंकार और भी बढ़ गया। बच्ची, क्या तुम हार मानने की सोच रही हो? क्या तुम कुछ और वीरतापूर्ण धमकियां देने वाली हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें यही सलाह देता हूं कि इसे भूल जाओ। इससे केवल तुम्हारा ही अपमान होगा। लक्ष्य ने उससे बहस नहीं की, बल्कि अपनी चमकदार चांदी की भाला लहराई। बहुत हो गई बातें, तुम चारों मुझ पर हमला करो। उसके बगल में खड़े तीनों मार्शल आर्टिस्ट अब और बर्दाश्त नहीं कर सके और सभी ने जय से कहा, बॉस, आप आराम कीजिए। ये लड़का हमारा है, उसमें वाकई बहुत हिम्मत है। वो ये देखने की भी कोशिश नहीं कर रहा कि उसमें क्षमता है या नहीं। तुम सुंदर लड़के जो औरतों के सहारे जीते हो, मैं ही तुम्हें खत्म कर सकती हूं। तीनों मार्शल आर्टिस्टों के बोलते ही उन्होंने अपने अपने हथियार उठाए और लक्ष्य पर जोरदार हमला कर दिया। इस बार जय बिल्कुल नहीं हिला। लक्ष्य के साथ हुई पिछली झड़प के बाद उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसने लक्ष्य की ताकत को भांप लिया है। उसके 3 अधीनस्थ ही लक्ष्य से आसानी से निपटने के लिए काफी थे, इसलिए उसे घेराबंदी में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं थी। मंच के नीचे खड़े लोगों ने भी सिर हिलाया। अधिकांश का मानना था कि थोड़ा कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कमजोर होते हुए भी खुद को हीरो साबित करने की जिद करना बेहद दयनीय था। लक्ष्य अपनी परी जैसी साथी के लायक बिल्कुल भी नहीं था। राजधानी के मार्शल आर्टिस्ट युग हमेशा से मीना के प्रशंसक रहे थे। ये स्थिति देखकर उन्हें लगा कि उन्हें अपना मौका मिल गया है और वे तुरंत मीना के पास जाकर गंभीर स्वर में बोले, ये मेरी गलती है। मैंने लक्ष्य की बात मानकर जल्दबाजी में अपने प्रतिद्वंदी के साथ मंच छोड़ दिया, वरना अगर मैं अभी भी मंच पर होता तो मुझे यकीन है कि नतीजा ऐसा नहीं होता। मीना, चिंता मत करो, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और अगली बार जब हम साथ में मंच पर जाएंगे तो हम लक्ष्य का बदला जरूर लेंगे। मीना ने युग की ओर देखा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लक्ष्य तुम्हारे ऐसे बयानों के लिए तुमसे निपटेगी? वो खुद ही काफी मुसीबत में है ना? युग ने ताना मारा। क्या ऐसा है?
तो आप खुद देख लीजिए। मीना ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उठ खड़ी हुई, उससे थोड़ा और दूर चली गई। युग ने अखाड़े को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा, लेकिन वो सदमे से अपनी आंखें लगभग बाहर निकाल बैठा। 8 4 विरोधियों का सामना करते हुए भी लक्ष्य को पूरा भरोसा था। हालांकि उन चारों की कुल ताकत उससे कहीं अधिक थी, फिर भी ऐसे कई वस्तुनिष्ठ कारक थे जिनका वो फायदा उठा सकता था। उदाहरण के लिए, जय अपनी आदत के अनुरूप खुद को अलग थलग रखा और पहली लहर में अन्य 3 के साथ शामिल नहीं हुआ। इसके अलावा लक्ष्य के पास कुछ ऐसी तरकीबें थी जिनके बारे में किसी को पता नहीं था, और ये उनका इस्तेमाल करने का बिल्कुल सही मौका था। वो दिखावा नहीं कर रहा था। ऐसी स्थिति में उसे कार्रवाई करनी ही थी और उन सभी लोगों को करारा जवाब देना था जो उसे नीचा समझते थे। 3 मार्शल आर्टिस्टों ने हमला किया। लक्ष्य ने एक हाथ से अपना भाला पकड़ रखा था। जैसे ही पहला योद्धा उसके पास पहुंचा, उसने अपनी कलाई झटक दी। गुरुत्वाकर्षण, इस मंच से उतर जाओ। लक्ष्य एक तरफ हट गया। वो अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख सका। उसकी छलांग अचानक हवा में तेज हो गई और वो सीधे प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया। युग संयोगवश उसी तरफ देख रहा था। वो आदमी उससे टकरा गया और दोनों एक साथ जमीन पर लुढ़क गए। ग्रेविटी से एक को गिराने के बाद लक्ष्य ने दूसरे लड़ाके की ओर अपना हाथ बढ़ाया। घुटने टेक दो। उसकी हथेली में बिजली ऐसे कड़क उठी जैसे कोई छोटा सा सूरज हो। सुनहरी किरणें फूट पड़ी। वो आदमी हवा में उछल पड़ा। बचने का कोई रास्ता नहीं था और पल भर में उसके पैरों में छेद हो गए। ऐसा लगा जैसे अनगिनत सुइयां उसके पैरों में चुभ रही हों। वो चीख उठा, आगे नहीं बढ़ सका और बुरी तरह लड़खड़ाते हुए मंच से नीचे गिर गया। इस तरह की चोट के लिए कम से कम 1 महीने के आराम की जरूरत होगी। अपनी हथेली को बस थोड़ा सा हिलाकर वापस खींच लेने से ही 2 आदमी ढेर हो गए। तीसरा आदमी बस लक्ष्य के ठीक सामने आकर गिरा था। लक्ष्य के चमकदार चांदी के भाले पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। प्रतिद्वंदी का हथियार मात्र एक पतली लंबी तलवार थी। लक्ष्य ने क्षैतिज रूप से वार किया। नंबर 3, क्लैंग। भाले ने तलवार को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। भाले का डंडा उस आदमी के पेट में जा लगा और उसे हवा में उछाल दिया, जिससे वो अपने साथियों के पीछे मंच से बाहर गिर गया। एक झटका, एक धक्के, एक वार, 3 चालों में ही तीनों प्रतिद्वंद्वी गायब हो गए। केवल अवाक रह गए जय। लक्ष्य धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसकी ओर बढ़ा। जय को ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उस पर दबाव डाल रहा हो और उसके घुटने कांपने लगे। असंभव, असंभव। कुछ क्षण पहले तो तुम बिल्कुल बेजान थे। तुमने ये स्थिति कैसे पलट दी? मछली और झींगा बहुत हो गया। लगता है तुम्हें भूख लगी है। चलिए मैं आपको तारा फल के पेड़ पर भेजता हूं, कुछ लाने के लिए। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। स्पष्ट रूप से आपके पास कोई शक्ति नहीं थी। तो फिर इसे आजमा कर देखिए। लक्ष्य की आंखें तेज हो गई। एक और मानसिक आघात निकला। इस घटना का असर जय के दिमाग पर ऐसे पड़ा जैसे किसी ने उसके मस्तिष्क में सुई चुभो दी हो। उसने अपना सिर पकड़ लिया और चीखने लगा। आह! मामूली विरोध की परवाह न करते हुए लक्ष्य ने अपना चमकीला चांदी का भाला नीचे गिराया। झरना। दोनों हाथों से भाले को चलाया गया। धातु की ऊर्जा से परिपूर्ण भाला सोने का बना हुआ प्रतीत हो रहा था और एक प्रचंड लहर की तरह टकरा रहा था। जय अपने सिर में हो रहे तेज दर्द को सहते हुए जल्दी से अपनी तलवार को बचाव के लिए उठाया। वो कैसे रोक सकता था? क्लैंग। विशालकाय तलवार टूट गई। उसका डंडा उसके कंधे पर लगा और हड्डी चटक गई। जैसे ही हड्डी टूटने की आवाज गूंजी, लक्ष्य ने उसका कॉलर पकड़ लिया। अब कौन है कायर? जय दर्द से इतना परेशान था कि बोल भी नहीं पा रहा था। लक्ष्य ने उसे एक झटके में गिरा दिया और वो किसी गुड़िया की तरह मंच से उड़कर दूर जा गिरा। एक और चाल, एक ही झटके में लड़ाई खत्म। इस अप्रत्याशित उलटफेर को देखकर
दर्शक स्तब्ध रह गए। जिस व्यक्ति को कुछ क्षण पहले उन्होंने एक सजावटी तकिया समझकर नजरअंदाज कर दिया था, वो अचानक एक भयंकर बाघ बन गया था। उसने विरोधियों को हवा में कैसे उछाल दिया था? वह सुनहरी किरणें क्या थी? यदि पहले दो दावों को चालबाजी कहा जा सकता है, तो भाले के अंतिम प्रहार विशुद्ध शक्ति का प्रदर्शन थे। जय कोई कमजोर नहीं था, फिर भी वो एक भी वार सहन नहीं कर सका। किसी को नहीं पता था कि लक्ष्य के पास मेंटल शॉक की शक्ति है। उन्होंने केवल जय को बिना किसी स्पष्ट कारण के लड़खड़ाते हुए देखा। लक्ष्य प्लेटफॉर्म से नीचे उतरा और भाई गगन के पास गया। भाई गगन, हमारा काम हो गया, है ना? बिल्कुल सही, तुम सफल हो गए। भाई गगन, अभी भी चौंके हुए, ने उन्हें बधाई दी। अब तुम्हारे समूह के पास बाई ओर की तीसरी शाखा है। हर रविवार तुम्हारा फसल दिवस है। तुम चींटी के घोंसले में जाकर तारा क्रिस्टल इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन हर फसल दिवस पर तुम्हें एक धूमकेतु क्रिस्टल शुल्क के रूप में देना होगा। एक और भुगतान? किसे? लक्ष्य ने पूछा। बेशक, मेरे लिए। यहां मेरी भूमिका स्काई डोम के लोगों को आपको परेशान करने से रोकना है। आप मना कर सकते हैं, लेकिन फिर आप यहां नहीं रह सकते। लक्ष्य ने चारों ओर नजर डाली। स्पष्ट रूप से सभी ने भाई गगन की शर्तें मान ली थी। लक्ष्य ने कुछ नहीं कहा। एक धूमकेतु क्रिस्टल तो कुछ भी नहीं था। एक ही दिन में उसका लाभ इससे कहीं अधिक होगा। लक्ष्य की सहमति देखकर भाई गगन ने आगे कहा, अब आप समूह रैंकिंग में तीसरे स्थान पर हैं। आज से समय शुरू होता है। अगले शनिवार को अन्य समूह आपको चुनौती दे सकते हैं। यदि आप अपना स्थान बनाए रखते हैं, तो आप अगले सप्ताह ये तय कर सकते हैं कि दूसरे स्थान पर मौजूद समूह को चुनौती देनी है या नहीं। लक्ष्य ने सिर हिलाकर यह दिखाया कि वो समझ गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल रविवार है। आप जाकर तारा क्रिस्टल इकट्ठा कर सकते हैं। भाई गगन के स्पष्टीकरण समाप्त करने के बाद दूसरी ओर गोपाल ने टीम बैटल शुरू कर दिया। लेकिन इस बार गोपाल की टीम हार गई। हालांकि उन्होंने मंच पर जमकर संघर्ष किया और लगातार 3 विरोधियों को गिरा दिया, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी बहुत बोझ साबित हुए और अंततः उन्हें भी बाहर कर दिया गया। हार के बाद गोपाल लक्ष्य के पास आया। लक्ष्य, मुझे लगता है कि हमारा शुरुआती चुनाव गलत था। इन नियमों के अनुसार केवल सबसे मजबूत टीम ही आगे बढ़ सकती है। तुम तीसरे स्थान पर हो सकते हो, लेकिन आगे बढ़ना असंभव होगा और अन्य टीमें भी चुनौती दे रही है। ऐसे में तुम और संत मीना अकेले दम पर सभी राउंड नहीं जीत सकते। लक्ष्य मान गया, लेकिन फैसला हो चुका था। टीम में फेरबदल के लिए 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। गोपाल ने आगे कहा, मैं इस महीने आसपास ही साधना करूंगा। अगर तब तक आपको उपयुक्त साथी नहीं मिले, तो हम मिलकर काम करेंगे। ठीक है, बात सुलझ गई। गोपाल चले गए और युग, सनी और कबीर चले गए। लक्ष्य ने उनकी ओर एक नजर डाली, फिर युग से कहा, क्या तुम्हें लगा था कि मेरी हार निश्चित है? युग का चेहरा लाल पड़ गया और पीला पड़ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि लक्ष्य इस स्थिति में बाजी पलट देगा। उसने जल्दबाजी में मीना का पीछा किया था। अब उसका खेल खत्म। वो हकलाते हुए समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लक्ष्य ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने बस युग के कंधे पर थपथपाया, और कुछ मत कहो। मेरी औरत पर बुरी नजर डालोगे तो मेरे क्रोध का सामना करने के लिए तैयार रहो। आज से तुम दस्ते से बाहर हो। अगर यहां हत्या करना जायज होता, तो तुम अब तक लाश बन चुके होते। युग ने बहस करने के इरादे से अपना सिर उठाया, लेकिन लक्ष्य की भयावह ताकत को याद करके वो घबरा गया और सिर झुकाकर चला गया। टीम में अब केवल 4 सदस्य बचे थे। आगामी चुनौतियों में उन्हें टीम मुकाबलों में एक खिलाड़ी कम के साथ खेलना होगा और एक व्यक्तिगत मैच उन्हें सीधे तौर पर छोड़ना होगा। लक्ष्य और मीना ने अपनी ताकत साबित कर दी थी। यदि प्रतिद्वंद्वी टीमें व्यक्तिगत दौर चुनती, तो एक मैच पीछे से शुरुआत करने पर उनकी जीत की संभावना लगभग न के बराबर रह जाती थी। दस्ते में सैनिकों की कमी होना आम बात है
और चुनौती का सामना कर रहे पक्ष की रक्षा के लिए एक नियम है। कम सैनिकों वाला दस्ता युद्ध का प्रारूप चुनने के लिए एक ग्रह क्रिस्टल सौंप सकता है। लक्ष्य ने टीम में एक ऐसे खिलाड़ी को रखने के बजाय 4 बनाम 5 की टीम की लड़ाई को प्राथमिकता दी, जो कभी भी हमला कर सकता है। कम से कम इस महीने के लिए तो उसका इरादा तीसरे स्थान पर बने रहने का था। रैंक के बिना स्टार क्रिस्टल की फसल नहीं हो सकती थी। अन्य मार्शल आर्टिस्टों पर एक नजर डालने से ही सब कुछ स्पष्ट हो गया। हालांकि लक्ष्य और मीना ने जबरदस्त ताकत दिखाई थी, लेकिन यहां कोई भी कमजोर नहीं था और आने वाले हफ्तों में कमजोर दस्ता ही सबका निशाना होगा। अपनी स्थिति बनाए रखना मुश्किल होगा। लक्ष्य ने बिना कुछ कहे बेचैन सनी और कबीर को देखा। वे फिलहाल टीम में जगह भर सकते थे। गोपाल के लौटने पर वे टीम का पुनर्निर्माण करेंगे। जय का समूह आराम करने के लिए चला गया था। यहां अगर आप अपंग न हो तो आसानी से वापस नहीं जाते थे, खासकर अनुभवी प्रशिक्षु। बाईं ओर से तीसरी टुकड़ी के रूप में लक्ष्य ने एक तालाब के किनारे एक पेड़ की गुफा को अस्थायी ठिकाने के रूप में अपना दावा किया। सनी और कबीर ने चतुराई से दूरी बनाए रखी, कुछ खाना लिया और लक्ष्य और मीना को परेशान किए बिना पास ही रहे। मीना का चेहरा पीला पड़ गया था। लक्ष्य को बचाने के लिए उसे जो चोटें लगी थी वे अभी भी उसके शरीर में गूंज रही थी और उसे अपनी सांसों को सामान्य करने के लिए समय चाहिए था। उसके भावहीन कोमल चेहरे को देखकर लक्ष्य का दिल पिघल गया। उसने जय के वार को रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। हालांकि उसे इसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी वो बहुत भावुक हो गया था। उसने उसे आराम करने दिया और चींटियों के घोंसले से बाहर निकल गया। भाई गगन ने उसकी ओर एक नजर डाली, लेकिन कुछ नहीं कहा। चींटियों के घोंसले को छोड़ना मना नहीं था। बाहर जाकर लक्ष्य थोड़ी देर चला और फिर उसने अपना ट्रैकर निकाल लिया। स्क्रीन पर 2 बिंदु दिखाई दिए। दानिश, जो उत्तर पूर्व में बहुत दूर स्थित है, संभवतः उपचार के लिए कहीं छिपा हुआ है, और युग बहुत करीब। जब लक्ष्य ने युग के कंधे पर थपथपाया था, तब उसने चुपके से एक छोटी सी सुई उस आदमी के कपड़ों में डाल दी थी। युग ने उसे तब लात मारी जब वो गिरा हुआ था। उसे भगाना केवल मीना की आंखों के लिए था। लक्ष्य का उसे जीवित छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उस गड़बड़ी के बाद लक्ष्य उसका पीछा करने के लिए निकल पड़ा। आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए द स्टोरीवर्स।